गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज करेंगे बेटा हम 9th चैप्टर का शॉर्ट टाइप क्वेश्चन नंबर 14। देखिए 14th क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है, आपसे कहा गया है कि निम्नलिखित दशाओं में आय व्यय खाते व चिट्ठे में दिखाई जाने वाली प्रवेश शुल्क की राशि ज्ञात कीजिए या दर्शाइए। इंग्लिश मीडियम के बच्चे ध्यान दें। इन द फॉलोइंग केसेस how entrance fees will be shown in the income and expenditure account and balance sheet on that date। सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, एंट्रेंस फीस रिसीव 1 लाख ड्यूरिंग द ईयर। देखिए एंट्रेंस फीस हमें मिली है और क्वेश्चन में बोला नहीं है कि वो कैपिटल नेचर की है या रेवेन्यू नेचर की, तो हमेशा रेवेन्यू नेचर की ही मानेंगे और उसे कहाँ लिखेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। रिसीव है तो बेटा आप किस साइड लिखेंगे, इनकम साइड। ये एक्सपेंडिचर साइड और ये इनकम साइड, तो आप क्या लिखेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग बाय एंट्रेंस फीस 1 लाख। क्लियर। उसके बाद सेकंड पॉइंट कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर 50,000 रिसीव एज एंट्रेंस फीस आउट ऑफ विच 40% टू बी कैपिटलाइज्ड, जिसमें से 40% हमें क्या करनी है, कैपिटलाइज करनी है। तो ध्यान रखना जो अमाउंट कैपिटलाइज होगी वो कहाँ जाएगी, बैलेंस शीट में। कहाँ जाएगी बच्चों, बैलेंस शीट में। और जो कैपिटलाइज नहीं करनी है यानी 40% कैपिटलाइज होगी तो 60% रेवेन्यू होगी। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एंट्रेंस फीस आप कितनी लिख देंगे, 60%। कितने लिख देंगे बच्चों, 60%। तो आपको बताया 50,000 का 60% कितना होगा, 30,000। तो 30 तो यहाँ आ जाएगा और 20,000 आप कहाँ दिखा देंगे, बैलेंस शीट में। लेकिन बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे, कैपिटल फंड में ऐड करके। तो कैपिटल फंड ऐड एंट्रेंस फीस 20,000, इस तरीके से कंडीशन होगी। यानी फिर से सुनिए, आपको ना बोले कि वो कैपिटलाइज है तो वो हमेशा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगी। आपसे कहे कैपिटलाइज है तो वो बैलेंस शीट में जाएगी। कई बार आपसे कह देता है कि आधी इनकम एंड एक्सपेंडिचर और आधी मतलब बैलेंस शीट में लिखने हैं, यानी आधी कैपिटलाइज करनी है और आधी नहीं करनी है। तो जो नहीं करनी है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगी और जो कैपिटलाइज करनी है वो किस में आएगी, बैलेंस शीट में आएगी। अब देखिए यहां आपसे कहा है 40% कैपिटलाइज करनी है, तो 40% हमने बैलेंस शीट में लिख दी और 60% हमने कहा लिख दी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम साइड में। क्लियर। उसके बाद थर्ड पॉइंट में आपसे कहा गया है कि ड्यूरिंग द ईयर 40,000 रिसीव एज एंट्रेंस फीस, और हमें इस साल 40,000 की एंट्रेंस फीस मिली और शुड बी कैपिटलाइज। पूरी की पूरी कैपिटलाइज करनी है तो ध्यान रखना पूरा पैसा थर्ड कंडीशन में किस में चला जाएगा, बैलेंस शीट में। कैपिटल फंड एड एंट्रेंस फीस 40,000 और नेट अमाउंट आ जाएगी हमारे बाहर के कॉलम में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर यानी शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 15। देखिए शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे क्या कहा है, अ क्लब रिसीव एड फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट से 10 लाख रुपए के बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए क्या मिला है, एड मिला है। क्लियर है। एंड फ्रॉम अदर ऑर्गेनाइजेशन, और अदर चीजों के लिए हमें 50,000 का क्या मिला है, एड मिला है। अब ढंग से सुनना, पर्टिकुलर किसी चीज के लिए अगर हमें ऐड मिलता है तो वो ऐड जाता है बैलेंस शीट में, और नॉर्मल एक्टिविटी के लिए अगर हमें कोई ऐड मिला है तो वो आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में। तो देखिए हम बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017। एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट बाय डोनेशन फॉर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कितना मिला है, 50,000। अब बिल्डिंग के लिए जो मिला है उसको भी सुन लीजिए, वो आएगा बैलेंस शीट में। अब बैलेंस शीट में देखिए बिल्डिंग के लिए अगर हमें पैसा मिला है तो वो हम लिखते हैं बिल्डिंग फंड में। कहाँ लिखते हैं, बिल्डिंग फंड में। लेकिन ध्यान रखना जैसे ही बिल्डिंग बना लेंगे, बिल्डिंग बन जाएगी तो वो पैसा बिल्डिंग फंड से निकल करके कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा। बिल्डिंग फंड से ट्रांसफर होके कहाँ जाएगा, कैपिटल फंड में। और यहां आपको देखो क्लियर लिखा है कि बिल्डिंग बन के तैयार भी हो गई 10,25,000 भी, तो आप बिल्डिंग में कितने लिख देंगे, 10,25,000। और जो 10 लाख रुपीज है जो डोनेशन हमें बिल्डिंग के मिला है वो किस में चला जाएगा, कैपिटल फंड में।
लेकिन सुनना, इसी जगह आपसे कह देता कि 10 लाख रुपए हमें बिल्डिंग के लिए मिले, जिसमें से हमने बिल्डिंग पे केवल 6 लाख रुपए खर्च किए। कितने लाख खर्च किए? 6 लाख। तो ध्यान रखिएगा, बिल्डिंग में हम 6 लाख लिखेंगे और कैपिटल फंड में 6 लाख ऐड कर देंगे। जो बचे हुए 4 लाख है वो हम बिल्डिंग फंड में ही पड़े रखेंगे, क्योंकि वो पैसा हम इन फ्यूचर बिल्डिंग पर ही क्या करेंगे? खर्च करेंगे। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ध्यान भी दीजिएगा 16 क्वेश्चन में क्या कहा है आपसे। देखिए 16 क्वेश्चन आपसे कह रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और ओपनिंग बैलेंस शीट। हमें 3 चीजें दी हुई है, रिसीप्ट एंड पेमेंट भी दिया हुआ है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस शीट भी दी हुई है, और हमसे कह रहा है केवल क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाइए। आपको मैंने कहा था क्लोजिंग बैलेंस शीट जब भी बनाते हैं ओपनिंग वाले को देखते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। लेकिन उससे पहले जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ वो सुनिएगा। आपको क्या करना है, रिसीप्ट एंड पेमेंट का डीआर साइड और इनकम एंड एक्सपेंडिचर का सीआर साइड हमें मैच करना है। तो देखिए सबसे पहले रिसीप्ट एंड पेमेंट के डेबिट में लिखा हुआ है टू बैलेंस बीडी 5000। आपको बताया बीडी है, ये कौन सी बैलेंस शीट में जाएगा? ओपनिंग बैलेंस शीट में। इसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर से कोई लेना देना नहीं होता है। फिर आइए सब्सक्रिप्शन, रिसीप्ट एंड पेमेंट में भी 20,000 दिया हुआ है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी 20,000 ही दिया हुआ है। यानी हमें सब्सक्रिप्शन मिला कितना? 20,000, और मिलना कितना चाहिए था? वो भी 20,000। देखो मिला कितना वो पता लगेगा रिसीप्ट एंड पेमेंट से, कितना मिलना चाहिए था वो पता चलेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर से। लेकिन हमें 20 ही मिला और 20 ही मिलना चाहिए था, इसका मतलब उसका पैसा बैलेंस शीट में नहीं आएगा। उसके बाद आता है सेल ऑफ एसेट्स। बेटा एसेट्स का बेचना कभी भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आता, लेकिन उसका प्रॉफिट और लॉस आता है। तो ये हमने डीआर साइड को सीआर से मैच किया, अब सीआर साइड को डीआर से मैच करेंगे। तो देखिए रिसीप्ट एंड पेमेंट के सीआर साइड में दिया हुआ है एक्सपेंसेस 12,000। आप यहां देख लीजिए एक बार, ये देखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंसेस कितना दिया हुआ है? 12,000, जबकि रिसीप्ट एंड पेमेंट में सॉरी और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना दिया हुआ है? 12,000। ठीक है, हमने एसेट्स परचेज की है और एसेट्स पे क्या लगा है? डेप्रिसिएशन भी लगा है। तो ये चीजें हमारे एसेट्स अकाउंट में जाएगी। कौन से अकाउंट में जाएगी बच्चों? एसेट्स अकाउंट में। तो देखिए हम कैसे करेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे एसेट्स। आप पुरानी बैलेंस शीट देखिए, एसेट्स कितना है? 20,000, लेकिन हमें नहीं पता कि अभी एसेट्स कितनी है, तो उसके लिए हम बनाएंगे वर्किंग नोट। तो देखिए ये वर्किंग नोट बहुत अच्छे से समझिएगा। एसेट्स अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 20,000 पक्का। फिर देखिए रिसीप्ट एंड पेमेंट में क्लियर कहा है परचेज ऑफ एसेट्स। आप एसेट्स परचेज करोगे तो क्या लिखोगे? टू बैंक 10,000। ठीक है, फिर क्वेश्चन में कहा है सेल ऑफ एसेट्स। हमने एसेट्स बेची कितने की? 5,000 की। डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स तो बाय डेप्रिसिएशन, और लॉस भी हुआ है तो बाय लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। आपको पता है सीआर में आता है। 11th में आपने डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर जब पढ़ा था तो आपने देखा था एसेट्स खरीदते थे डीआर में, एसेट्स बेचते थे सीआर में। एसेट्स का लॉस होता था तो वो सीआर में, और प्रॉफिट होता था तो डेबिट में लिखते थे। डेप्रिसिएशन सीडीए में कितना दिया हुआ है पता नहीं, तो ये सीडी हमारा किससे निकल जाएगा? बैलेंसिंग फिगर से। तो बेटा 30 में से 8 गए तो कितना आएगा? 22। ये 22 हम किस में लिख लेंगे? वर्किंग नोट के नाम से यहां पर लिख देंगे बैलेंस शीट में एसेट साइड में 22,000। फिर कैश इन हैंड। अब ये कैश इन हैंड हमें कहां से पता चलेगा? रिसीप्ट एंड पेमेंट में जो सीडी है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट का कैश इन हैंड होगा, और जो बीडी है वो ओपनिंग बैलेंस शीट का कैश इन हैंड होता है। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट है लायबिलिटी साइड। देखिए लायबिलिटी साइड में कैपिटल कितनी दी हुई है? 25,000 ओपनिंग बैलेंस शीट में। अब आपको पता है कैपिटल फंड में कोई सरप्लस है तो ऐड होगा, और डेफिसिट है तो वो क्या हो जाएगा? लेस। सरप्लस है तो ऐड होगा, डेफिसिट है तो लेस होगा। जरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में देखिए
टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, यानी वो सरप्लस है, वो 5000 हम यहाँ पर क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। इस तरीके से यहाँ कितना हो जाएगा, 30,000। आप खुद देखिए बैलेंस शीट का डीआर साइड का, वो सारी लाइबिलिटी साइड का टोटल भी 30,000 और एसेट साइड का टोटल भी 30,000 है। तो एक बार फिर से सुन लीजिए, आपको पता होना चाहिए कि बैलेंस शीट में कौन सी चीज़ आती है। एसेट्स का खरीदना और बेचना बैलेंस शीट में नहीं आता, लेकिन बैलेंस शीट में बैलेंस सीडी जरूर आता है। कोई सरप्लस है तो यहाँ ऐड होता है। सब्सक्रिप्शन, डोन एक्सपेंसेस को भी हम कंपेयर करते हैं। अगर रिसीप्ट एंड पेमेंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर की अमाउंट में कोई डिफरेंस है तो वो एक्रूड या आउटस्टैंडिंग कहलाएगी, तो वो भी बैलेंस शीट में जाएगी। लेकिन इस क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन और एक्सपेंसेस, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट और रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सेम दिया हुआ है, इसलिए उसकी कोई अमाउंट हमारी बैलेंस शीट में नहीं आई है। इस तरीके से बेटा ये क्वेश्चन होगा। आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे कॉल करके कंसल्ट कर सकते हो।